क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिव राइटिंग के इस सेशन में जो आज हमने पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आप लोग एक चीज पे काम करें। ये अक्सर मैं स्टूडेंट्स को भी कहता हूं, व्हाट शुड आई डू एंड कैन आई डू एंड आई कैन डू अप्रोच। कौन सा अप्रोच है? व्हाट शुड आई डू, कैन आई डू, या वी कैन से आई कैन डू अप्रोच। देखो, सीएसएस की जर्नी में जब आप प्रिपरेशन, अभी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, आगे आप लोगों ने अटेम्प्ट देनी है, तो आप लोग एक अप्रोच को फॉलो करें जिसका नाम है व्हाट शुड आई डू। मुझे क्या करना चाहिए। आप लोग रोजाना के बेस पे ये समझते हैं कि सर मैंने आज ये काम करना है, मैंने संडे रिफ्लेक्शन बुक से क्रिएटिव राइटिंग सीखनी है, मैंने रोजाना की बुनियाद पे ऐसे क्या काम करना है, सर मैंने प्रीसी को इस तरह इवोल्वेट करना है, सर मैंने नोट्स ऐसे बनाने हैं, सर मैंने मेमोराइजेशन करके इस तरह पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन को डिकोड करके मॉक्स देने हैं, ग्रे स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करना है, हर एक सब्जेक्ट के पॉइंट मेकिंग नोट बना के उसको याद करना है, सिलेबस एंड पास्ट पेपर के हर एक एंगल को मैंने कवर करना है। इसको कहते हैं ना व्हाट शुड आई डू। आप लोग अभी एक ही फेज पे है जिसका नाम है व्हाट शुड आई डू। अभी व्हाट शुड आई डू के बाद मैं आप लोगों को आई कैन डू तक पहुंचाऊंगा और आप लोग एक ऐसा लेवल आ जाएगा आपके प्रिपरेशन में, आप खुद कहेंगे आई कैन डू। लेकिन अगर आप लोगों ने व्हाट शुड आई डू पे सही से काम किया हो ना, तो व्हाट शुड आई डू के बाद आई कैन डू जो है वो आसान होगा आपके लिए। व्हाट शुड आई डू के बाद आई कैन डू आसान होगा आपके लिए। शाबाश। व्हाट शुड आई डू में आप सारे स्ट्रेटेजी सीखते हैं, टैक्टिक्स सीखते हैं, टेक्निक सीखते हैं, एक स्मार्ट स्टडी सीखते हैं और उसको फॉलो करते हैं। रोजाना 8-10 घंटे पढ़ते हैं। ये इसलिए पढ़ते हैं ताकि आई कैन डू तक आप पहुंच जाए। लेकिन जब आप सारे सब्जेक्ट, सारे मॉक्स वगैरह दे देते हैं ना, एंड पे मैं आपको कहता हूँ अभी आई कैन डू पे पहुंच जाओ, कहो कि मैं ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर, और कोई भी नहीं कर सकता। और ये एक नर्व बेस्ड एग्जाम है। नर्व्स को स्ट्रांग रखे। आप लोग कोशिश करें कि जब आप लोग व्हाट शुड आई डू पे सही काम करें ना, तो आपको मैं ही कर सकता हूँ। और आप लोग चैलेंज करें पूरे एग्जाम में, हर एक को चैलेंज करें कि मैं ही कर सकता हूँ, ये लोग नहीं कर सकते। तो अगर किसी स्टूडेंट ने व्हाट शुड आई डू पे एक राइट डायरेक्शन ढूंढ लिया और उस राइट डायरेक्शन को फॉलो किया और राइट डायरेक्शन को फॉलो करके मेहनत की, तो आई कैन डू उसके लिए बहुत आसान होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा। तो आप लोगों ने स्टार्ट ही 6 ब्रिजेस अप्रोच से करना है कि आप 0 से 1 2 3 4 5 6 ब्रिजेस जो पढ़ाए ना, जो बिगनर्स होते हैं, मैं उनको कहता हूँ इस तरह इसको फॉलो करें। तो आप स्टार्ट ही 6 ब्रिजेस से करें और व्हाट शुड आई डू को फॉलो करके आई कैन डू पे पहुंच जाए। फिर उसके बाद व्हाट शुड आई डू के बाद पावर अप्रोच फॉर पावर राइटिंग। जरूरी नहीं है कि पावर अप्रोच सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए यूज हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए होलिस्टिक 360 भी यूज होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आप इररिलेवेंट रिलेवेंट सारे आइडियाज भी लिखते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आप डायसेक्शन अप्रोच भी अप्लाई करते हैं। और ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आप वो सारे स्कूल ऑफ थॉट अप्लाई करते हैं, जिस तरह जी पेस्ट, आरलेम, नेल, एसएलएमआई, सारे काज इफेक्ट, रूल ऑफ थ्री, वो हो जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग आपके माइंड पे जितने भी ज्यादा आइडियाज आपके माइंड में आएंगे, फायदा होगा। लेकिन ये पावर अप्रोच वो है कि जब भी मैं आप लोगों को कहता हूँ किसी एक टॉपिक के ऊपर लेके, पाकिस्तान में टेररिज्म है उस पर लिख ले, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है उस पर लिख ले, पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है इस पे लिख ले, पाकिस्तान में जेंडर बेस्ड वायलेंस है उस पे लिख ले, हमें वुमेन एम्पावरमेंट मॉडल्स चाहिए, हमने वुमेन को एम्पावर करना है, तो आप पावर अप्रोच अप्लाई करें, डायरेक्ट ना लेके। अक्सर स्टूडेंट जो बिगनर्स यहाँ पे आते हैं, मैं उनको कहता हूँ आप एक टॉपिक पे लिख लो, वो डायरेक्ट लिखना शुरू करते हैं। वो जो डायरेक्ट लिखना शुरू करते हैं वो लॉजिकली ऑर्गेनाइज नहीं होता। तो आप लॉजिकली ऑर्गेनाइज वे में लिखे। पावर अप्रोच में सबसे पहले होता है पी। पी मींस प्रिपेयर करो अपने आप को, सारे आइडियाज लिखो। फॉर एग्जांपल एनर्जी क्राइसिस मैं कर रहा हूँ, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान का एक टॉपिक है, मैं सबसे पहले पी अप्लाई करूंगा ना। एनर्जी क्राइसिस क्या है, काजेस क्या है, इफेक्ट्स क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, मैनिफेस्टेशंस क्या है,
केस स्टडीज बता दूंगा, फिर उसको ऑर्गेनाइज करूंगा कि पहले मैनिफेस्टेशन होगा, फिर काजेज होंगे, फिर इफेक्ट्स, फिर सोल्यूशन, फिर उसके बाद लिखूंगा। तो आज के बाद आप लोगों ने एकेडमिक राइटिंग करनी है सीएसएस की पावर अप्रोच के बेस पे, जिसमें आप लोगों ने पहले आइडियाज पॉइंट्स लिखने होंगे। उन आइडियाज या पॉइंट्स को लिखने के बाद ऑर्गेनाइज वे में अपने ओन लैंग्वेज में लिख करके चेक करें, एवॉल्वेट करें। राइट, ओ मींस ऑर्गेनाइज, लिख ले। फिर ओ के बाद डब्ल्यू आ जाता है राइट, और राइट के बाद फिर एवलुएट करे एंड रिव्यू ले ले, मींस एवलुएट करे, किसी टीचर से रिव्यू ले ले कि वो आपको क्या कहते हैं कि क्या करना है। तो पावर अप्रोच के बेस पे आज के बाद आप लोगों ने काम करना है। एक अप्रोच है जिसको कहते हैं स्ट्रांग विकेट अप्रोच। जो भी स्टूडेंट आ जाता है उसकी पहली असेसमेंट होती है। यहाँ पे मैं कहता हूँ उसकी असेसमेंट हो जाए, मैं उसको समझा देता हूँ कि देखो आपकी ये इंट्रोस्पेक्शन है, ये आपकी असेसमेंट है, आपकी ये स्ट्रांग विकेट है, ये आपकी लूप होल्स है। हमेशा के लिए सीएसएस में आप लोगों ने स्ट्रांग विकेट पे जाना होगा, स्ट्रांग विकेट पे खेलना है, और जो आपके लूप होल्स है उनको पॉलिश करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अरूज है, अरूज ज्यादा लिख सकती है तो वो उसकी स्ट्रांग विकेट है, लेकिन उसकी लूप होल ये है कि वो जो लिख रही है वो सही नहीं लिख रही, तो उसने सही लिखना है। यहाँ पे सायरा बेग है, वो ज्यादा टाइम देर तक नहीं लिख सकती, या समी है वो जो लिख रहा है लेकिन कम लिख रहा है, तो उसने अपने लूप होल्स को ठीक करना है, उसने अपने लूप होल्स को एड्रेस करना है, और वहां यहाँ पे जो उसने स्ट्रांग विकेट है उसके बेस पे आगे स्कोर लेना है। किसी स्टूडेंट का ये भी हो सकता है कि उसकी स्ट्रांग विकेट ये है कि उसके पास एक नंबर गेम होगा, वो ज्यादा नंबर्स देते हैं, ज्यादा हेडिंग्स देते हैं। मैं खुद ज्यादा हेडिंग्स देता था, 80 70 90 प्लस हेडिंग्स देता था। किसी एक स्टूडेंट के पास अच्छा कंटेंट होता है, किसी एक स्टूडेंट के पास अच्छी प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन उस पर ज्यादा तवज्जो दे ताकि स्कोर हो। लेकिन इसके अलावा जो लूप होल्स है उन लूप होल्स को एड्रेस भी करे। फॉर एग्जांपल आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक नहीं हो रहे, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं हो रहा, तो आप लोग कोशिश करें कि उस पर भी काम करें। जरूरी नहीं है कि आप लूप होल्स को इसी तरह छोड़ दे। तो आपने 12 पेपर पास करने हैं, उसमें अंग्रेजी भी जरूरी है, इंग्लिश ऐसे भी जरूरी है, उसमें आइडियाज भी जरूरी है, तो उन पे भी काम करें। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को मैं कहता हूं कि साइकी ऑफ एग्जामिनर को देके साइकोलॉजिकल अप्रोच होता है। जब आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाने के दौरान भी साइकी देके, जिसको साइनोप्सिस कहते हैं। जब आप मेमोराइजेशन करते हैं, मॉक देते हैं, मॉक में भी साइकी देके अपनी टाइम मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं ना, तो हर एक एग्जामिनर की एक साइकी होती है। 2022 की सीएसएस की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान अफेयर का पेपर देख ले, उसका टेम्परेचर बहुत हाई था, टेम्परामेंट एग्जामिनर का बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। वो इस तरह लग रहा था इसको हेड कर रहा है, और हेड किया भी। 2023 के यूएस हिस्ट्री भी उसने हेड किया। इन द सेम मैनर अभी आप 2025 की अटेम्प्ट देखो, क्या 2025 में प्रीसी डिस्टर्ब नहीं था? बिल्कुल। क्या 2025 में इस्लामियात का पेपर डिस्टर्ब नहीं है? बिल्कुल है। क्या 2025 में पोल 2 नहीं है? बिल्कुल है। 2025 में क्या आईआर नहीं है? आईआर 2 भी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एग्जामिनर के साइकी को समझना है कि वो क्या चाहता है। अगर एग्जामिनर की साइकी ये हुई कि पेपर हिट होने के चांसेस है, और आपको लगता है ये हिट है, तो आप सबसे अच्छा पेपर करो, ताकि अगर उस पर माइनस की भी अप्लाई हो, ताकि वो हिट भी हो, कल को उसमें स्कोर कम भी आ जाए, आपका फेल ना हो, आप सेफ साइड पे हो। और जो जिस तरह के पेपर में चीजों को घुमा देते हैं ना, सवालों को घुमा देते हैं ना, आप भी इस तरह उसको घुमा के जवाब देना है। लेकिन वही फ्रेमवर्क को फॉलो करना है जरूर। कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स पेपर भी आ जाता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ आप क्वेश्चन ही को देख के, आप पेपर ही को देख के, आप एक साइकी ऑफ द एग्जामिनर असेस करो, उसके बेस पे पेपर दो। और फिर उसके बाद पूरे एग्जाम पे ये जो सीएसएस है, कंप्लीट सीएसएस, इस कंप्लीट सीएसएस पे एक अप्रोच है जिसका नाम है साइकोलॉजिकल अप्रोच। मैं आप लोगों को अक्सर कहता हूँ ये नॉलेज बेस्ड एग्जाम नहीं है। जो आपको आता है इट्स मोर देन इनफ, जो आता है उसको पेज पे कैसे लेके आओगे, ये एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है। दूसरी बात, आप अपने माइंड में ये रखो, यकीन रखो कि मुझे आता है। और जब स्टूडेंट को ये पता चले कि मुझे सब कुछ आता है, फिर वो कर जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको ये रियलाइज होने में भी 1-1.5 साल लग जाता है। तो एक साइकोलॉजिकल अप्रोच यूज करे कि जो भी है वो मुझे आता है और मैं अच्छी तरीके से उसको एड्रेस कर सकता हूँ। और आप हमेशा के लिए वो चीज ज्यादा लिखो जो आपकी अपनी क्रिएटिव राइटिंग है, जो आपके अपने माइंड से होता है, जो आपकी अपनी अप्रोच है नेचुरल वे में, उसके बेस पे आप तैयारी करें।
एंड अगेन अगर आप कहते हैं ये डूएबल है, साइकोलॉजिकल अप्रोच ये भी है, अगर आप कहते हैं कि ये तो आसमान से फरिश्ते आएंगे सीएसएस करेंगे, फिर तो नहीं हो सकता। एक साइकोलॉजिकल अप्रोच अप्लाई करें कि मैं कर सकता हूँ और ये डूएबल है और हम जैसे लोग ही करेंगे। लेकिन अगर कोई आपको डराए कि नहीं हो सकता, इतनी कंपटीशन है, तो ये तो गलत है ना। आप लोग कंपटीशन में आ जाए, आप लोग एक लाइन में आप लोग खड़े हो जाए, आपकी बारी आ जाएगी। तो एक साइकोलॉजिकल वे में उसको टैकल करें, प्रिपरेशन को भी, पेपर को भी, एग्जाम को भी, ठीक है। फिर इसके साथ साथ अगर मैं आगे जाऊं, ये जो रूल ऑफ थ्री अप्रोच है, देखो रूल ऑफ थ्री की बुनियाद पे मैंने काजेस इफेक्ट सॉल्यूशन समझाया, जो मेरा पहला स्कूल ऑफ थॉट था कि जो भी सीएसएस में क्वेश्चंस होते हैं वो या काज पे होते हैं, या इफेक्ट पे होते हैं, और या सॉल्यूशन पे होते हैं। इन द सेम मैनर आप लोग प्रीसी में रूल ऑफ थ्री फॉलो करें, एंड कंपोजिशन जो पेपर होता है, जो पैसेज होता है, वो भी आप लोगों ने उसके पेपर में, कंपोजिशन के पेपर में कंप्रिहेंशन भी रूल ऑफ थ्री के बेस पे लिखोगे, प्रीसी भी, कंप्रिहेंशन भी। सबसे पहले प्रीसी का रूल ऑफ थ्री आप लोग लेके, प्रीसी का रूल ऑफ थ्री होता है नंबर वन, रूल नंबर वन, पहले प्रिंसिपल के बेस पे सारे प्रीसी को एक दफा रीड करे। एक दफा में समझ आ गया ठीक है, नहीं 2 दफा, 2 ना हो 3 दफा, जरूरी नहीं है कि 3 दफा आप करो, 4 दफा भी कर सकते हो, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन उसको इतना पढ़ो ताकि आपको समझ आ जाए। जब आप लोग इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद आप लोग उसमें जो रिलेवेंट आइडियाज हैं उसको अंडरलाइन करें। रूल नंबर वन क्या है? पढ़ो, अंडरस्टैंड करो, रिलेवेंट आइडियाज को अंडरलाइन करो, रीडिंग करो, सही फोकस वाली रीडिंग करो, और जो रिलेवेंट आइडियाज है उनको अंडरलाइन करो। और प्रिंसिपल नंबर टू क्या है? प्रिंसिपल नंबर टू है कि इन सारे आइडियाज को एक टाइटल दो, इन सारे आइडियाज को एक अलग पेज पे लिखो, अलग पेज पे 1 2 3 4 5 6 7 आइडियाज लिखो, और उन सारे आइडियाज को एक ही टाइटल दो। रूल नंबर टू क्या है? इन सारे आइडियाज को एक ही टाइटल दो। और क्या है तीसरे नंबर पे? उस टाइटल से टॉपिक सेंटेंस बना लो, जिस तरह बॉडी पैराग्राफ होता है ना, टाइटल से टॉपिक सेंटेंस बना लो, टाइटल से टॉपिक सेंटेंस बना लो। और टॉपिक सेंटेंस जब बन जाता है ना, उसी के बेस पे एक पैराग्राफ लिखो। टाइटल को डिपिक्ट करो, टाइटल को लिंक करो, किस चीज के साथ? टॉपिक सेंटेंस के साथ। और जब आपका टाइटल टॉपिक सेंटेंस के साथ लिंक हो जाए तो उसी की बुनियाद पे एक पैराग्राफ लिखो। पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। और पैराग्राफ में आपकी सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। और सपोर्टिंग सेंटेंसेस आपके आएंगे कहां से? जो आपने आइडियाज लिखे हैं पेज पे। और जो टॉपिक सेंटेंस होगा वो कहां से आएगा? वो आपके टाइटल से आएगा। ये आप लोग का रूल ऑफ थ्री का है। और फिर अगर कंक्लूड हुआ है कंक्लूड करो, नहीं हुआ है तो छोड़ दो, अपने अल्फाज में वो सारे लिखो। और ये आप लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे करोगे, इस तरह नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट रूल सीख लेते हैं, प्रीसी लिखना नहीं सीखते, आप लोग लिखना सीखे। फिर कंपोजिशन जो होता है, कंप्रीहेंशन कंपोजिशन के पेपर में, तो उसमें रूल ऑफ थ्री क्या है? उसमें रूल ऑफ थ्री ये है, नंबर वन, ओपन द क्वेश्चन, लिख ले ओपन द क्वेश्चन। नंबर टू, आंसर द क्वेश्चन, and number 3 conclude the answer. I repeat, open the question, open the question, ओपन करें, जनरल वे में स्टार्ट करें, थोड़ी बहुत कंप्रिहेंसिव वे में लिखो। आंसर द क्वेश्चन, जो पूछ रहे हो उसका जवाब दो, एंड कंक्लूड द आंसर, और आंसर को कंक्लूड करो, ताकि थोड़ा कंप्रिहेंसिव वे में कंप्रिहेंशन नजर आए, थोड़ा एलेबोरेटिव वे में 6 to 7 8 लाइन में कंप्रिहेंशन नजर आना चाहिए। इसके साथ साथ जो कंप्रीहेंशन है उसमें यह भी जरूरी है कि अगर वाई है तो वाई का बिकॉज लिखो, अगर हाउ है तो हाउ में डिमॉन्स्ट्रेट करो, फिनोमेना को पूरा एक्सप्लेन करो, अगर व्हाट है तो कैटेगराइज करो, डिफाइन करने को कैटेगराइज करो 1 2 3 में। तो ये इसके बेस पे होगा। और इसके अलावा जब आप आंसर को वहां पे पैसेज में ढूंढ लेते हैं 1-2 पॉइंट्स में, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, एग्जिजरेट भी कर सकते हैं, जो कि क्रिएटिविटी है। और ये जो प्रीसी है और ये जो कंप्रीहेंशन है, ये प्रैक्टिस से होता है रूल ऑफ थ्री के बेस पे। और ये जो हम कहते हैं ना कि बाकी जो अप्रोचेज है ये आपकी प्रिपरेशन के हवाले से है कि रोजाना आपने किस तरह करना है। इसमें एक अप्रोच है जिसको यूनिवर्सल हेडिंग कहते हैं,
और कैलकुलेटेड अप्रोच अक्सर मैं स्टूडेंट्स कहता हूँ बी कैलकुलेटेड, या आप इस तरह करें कि यूनिवर्सल हेडिंग्स अप्लाई करो, या आप इस तरह करें कि फ्लॉट गेम अप्लाई करो। फ्लॉट गेम या इसको बम एंड पटाखा अप्रोच भी कहते हैं। बेसिकली ये फ्लॉट गेम होता है। व्हाट इज मीन बाय फ्लॉट गेम? आप लोग कोशिश करें कि अपने